कल राष्ट्रीय परिदृश्य देखा था, अभी इसमें आर्थिक परिदृश्य देखेंगे। काफ़ी आप लोगों की डिमांड थी। चलिए, 8 सितंबर 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रबी विपणन सीजन 2022-23 के लिए सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान की। ध्यातव्य है कि 2022-23 के लिए रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 में की गई घोषणा के अनुरूप है, जिसमें यह उल्लेख था कि देश भर के औसत उत्पादन को ध्यान में रखते हुए एमएसपी में कम से कम 1.5 गुना वृद्धि किया जाना चाहिए ताकि किसानों को तर्कसंगत और उचित कीमत मिल सके। तो ये जो बढ़ी हुई कीमतें हैं देख सकते हैं, गेहूं की 40 रुपये बढ़ करके 2015 रुपये हो गई, 1975 पहले थी। जौ की 1600 थी, 1635 हो गई है, 35 रुपये बढ़ करके। सबसे ज़्यादा बढ़ी है दाल और कैनोला में 400 रुपये। सबसे ज़्यादा अगर एमएसपी वर्तमान में है किसी की तो दाल की है 5500 रुपये। ठीक है, इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा। वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही जीडीपी के अनुमान। 31 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत जो कार्य करता है, उसने स्थिर 2011-12 और वर्तमान मूल्य चालू मूल्यों दोनों पर वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों को जारी किया। जीडीपी को बुनियादी कीमतों, उत्पादों पर सभी कर जोड़कर, उत्पादों पर सब्सिडी को हटाकर सकल मूल्यवर्धन के योग के द्वारा निकाला जाता है। मैंने उस दिन अर्थव्यवस्था की वीडियो में आपको जिक्र भी किया था। वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में स्थिर मूल्यों पर अनुमानित जीडीपी 32.38 लाख करोड़ रुपए रही, जबकि वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में यह 26.95 लाख करोड़ रुपए थी। तो बढ़ी है, जिसमें 2020-21 की पहली तिमाही में 24.4% के संकुचन की तुलना में 20.1% की बढ़ोतरी वर्तमान में दर्ज हुई। वहीं वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में वर्तमान या चालू मूल्यों पर जीडीपी 51.23 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2020-21 में यह 38.89 लाख करोड़ रुपए थी, जिसमें पहली तिमाही में 2020-21 के 22.3% संकुचन की तुलना में इस तिमाही में 31.7% की बढ़ोतरी हुई है। अब बढ़ोतरी का प्रतिशत देख सकते हैं तो कृषि, वन एवं मत्स्यन का जो किसी क्षेत्र का रहा 4.5% 2021-22 में बढ़ोतरी रही, इस दर से बढ़ी है। वहीं वर्ष 2020-21 में 3.5% था, लेकिन दोनों पॉजिटिव ही था। विनिर्माण क्षेत्र का देखें तो -36% चला गया था, वहीं वर्तमान में बहुत ज़्यादा बढ़कर 49.6% हो गया। निर्माण क्षेत्र पहले भी 49.5% था, तो निर्माण क्षेत्र भी पॉजिटिव ही था और इसमें वृद्धि वर्तमान में जो है 2021-22 में 68.3%। खनन उत्खनन में माइनस था, पॉजिटिव हुआ। बिजली, गैस, जल आपूर्ति, अन्य आवश्यक वस्तुओं में माइनस था, वो भी पॉजिटिव हुआ। व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार, प्रसारण आदि में भी नेगेटिव था, ये भी 34.3% हुआ। तो ये सेवा क्षेत्र का दिखा रहा है। वित्तीय, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवा -5 था और 3.7% दर्शा रहा है। तो ये क्रमवार जो है विभिन्न क्षेत्रों में इसका पहला वाला बहुत महत्वपूर्ण है, विनिर्माण वाला भी और निर्माण वाला भी। गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य। तो 25 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा चीनी सीजन 2021-22 के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य FRP 290 रुपये प्रति क्विंटल को स्वीकृति प्रदान की गई। समिति के अनुसार उन चीनी मिलों के मामलों में कोई कटौती नहीं होगी जहां वसूली 9.5% से कम है। ऐसे किसानों को गन्ने के लिए वर्तमान चीनी सीजन 2020-21 में 270.75 रुपये प्रति क्विंटल के स्थान पर आगामी सीजन 2021-22 में 275.50 रुपये प्रति क्विंटल प्राप्त होगा। तो चीनी सीजन 2021-22 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत 155 रुपये प्रति क्विंटल है। 10% की वसूली दर पर 290 रुपये प्रति क्विंटल की यह FRP उत्पादन लागत से 87.1% अधिक है। वर्तमान में चीनी सीजन 2020-21 में चीनी मिलों द्वारा 91,000 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 2,976 लाख टन गन्ने की खरीद की गई, जो अब तक का उच्चतम दर है। बाकी महत्वपूर्ण बातें इसमें नहीं हैं। ठीक है, FRP का निर्धारण किस लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारकों के परामर्श के बाद किया गया है।
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक सुधार एजेंडा ईज 4.0 क्या है? तो 25 अगस्त 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र बैंक सुधार एजेंडा ईज 4.0 के चौथे संस्करण का अनावरण किया, जिसमें तकनीकी सक्षम, सरलीकृत और सहयोगी बैंकिंग की व्यवस्था की गई है। ईज का पूर्ण रूप इन्हेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस है, वर्धित पहुंच और सेवा उत्कृष्टता है। ईज 1.0 का पहला संस्करण जनवरी 2018 में शुरू किया गया था, जबकि ईज 3.0 का फरवरी 2020 में अनावरण किया गया था। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 23 अगस्त 2021 को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किया। यह पाइपलाइन नीति आयोग द्वारा अवसंरचना से संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विकसित की गई है। तो नीति आयोग ने विकसित किया है, ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत परिसंपत्ति मुद्रीकरण से जुड़े अधिदेश पर आधारित है। एनएमपी के तहत वित्तीय वर्ष 2022 से वित्तीय वर्ष 2025 तक, ध्यान रखिएगा, 4 वर्ष की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य परिसंपत्तियों के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया है। शीर्ष 5 क्षेत्र एनएमपी के कुल मूल्य में 83% का योगदान करेंगे। कौन कौन है शीर्ष? सड़कें, रेलवे, विद्युत, तेल एवं गैस पाइपलाइन और दूरसंचार, जिसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहेगा सड़कों का रहेगा, फिर रेलवे का। मूल्य के आधार पर वार्षिक चरणों के संदर्भ में 0.88 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित मूल्य वाली 15% परिसंपत्तियों के लिए एनएमपी को वित्त वर्ष 2021-22 में लागू किया जाएगा। तो क्षेत्रफल जो खर्च है पाइपलाइन का करोड़ों रुपए में, देख लीजिए, सड़कों में सबसे ज़्यादा है, रेलवे में उसके बाद, फिर विद्युत वितरण में, ठीक है, लास्ट में विमानन है। उभरते सितारे फंड 21 अगस्त 2021 को लखनऊ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात उन्मुख छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों और स्टार्टअप के लिए एक वैकल्पिक निवेश कोष उभरते सितारे कोष का शुभारंभ किया। यह कोष एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित है, ये याद रखिएगा, जिसका आकार 250 करोड़ रुपए है, परंतु इसमें 250 करोड़ रुपए का ग्रीन शू विकल्प भी होगा। इस फंड के माध्यम से ऐसे संभावित लाभ वाले भारतीय उद्यमों की पहचान की जाएगी जो वर्तमान में कमज़ोर प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर आगे बढ़ने की अपनी गुप्त क्षमता का दोहन करने में असमर्थ हैं। वित्तीय समावेशन सूचकांक, भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत की। किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। मार्च 2021 में समाप्त अवधि के लिए वार्षिक एफआई सूचकांक 53.9 है। इस सूचकांक को सरकार और संबंधित क्षेत्र के विनियामकों के परामर्श से बनाया गया है। यह सूचकांक 0 और 100 के बीच की एकल संख्या में वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करता है। सूचकांक में 0 पूर्ण वित्तीय अपवर्जन का प्रतिनिधित्व करता है और 100 जो है पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। एफआई सूचकांक में 3 व्यापक पैरामीटर शामिल किए गए हैं, जिनमें पहुंच 35%, उपयोग 45% और गुणवत्ता 20%। एकदम रट लीजिएगा तीनों व्यापक पैरामीटरों का। इन पैरामीटरों में प्रत्येक में विभिन्न आयाम शामिल है, जिनकी गणना कुछ संकेतकों के आधार पर की जाती है। यह सूचकांक सेवाओं की पहुंच, उपलब्धता एवं उपयोग तथा सेवाओं की गुणवत्ता में आसानी के लिए अनुक्रियाशील है, जिसमें सभी 97 संकेतक शामिल हैं। ठीक है। इस सूचकांक का निर्माण बिना किसी आधार वर्ष के किया, इसका कोई आधार वर्ष नहीं है। इसे वार्षिक आधार पर प्रति वर्ष जुलाई में प्रकाशित किया जाएगा। दोनों चीज़ें एकदम रट लीजिएगा, कोई आधार वर्ष नहीं इसका। छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 17 अगस्त 2021 को नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन ने डसाल्ट सिस्टम्स फाउंडेशन भारत के सहयोग से अटल टिकरिंग लैब के युवा नवप्रवर्तकों के लिए छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 की शुरुआत की। इस कार्यक्रम की थीम मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम पर आधारित है, जिसे वर्ष 2017 में फ्रांस में तैयार और शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक स्कूल की एक टीम को छद्म स्टार्टअप का सृजन करने, 3D प्रिंटिंग का उपयोग कर अपने नवाचार की डिज़ाइन और प्रोटोटाइप तैयार करवाने, विपणन अभियान तैयार करने, उत्पाद मूल्य निर्धारण और विस्तार रणनीति बनाने के लिए सीड फंडिंग आवंटित की जाएगी। ठीक है। भारत का मुद्रास्फीति 2021 ध्यान रखिएगा, इसमें ACP 3.0 के अंतर्गत मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम के लिए 29 राज्यों की कुल 51 टीमों का चयन किया गया है। भारत की मुद्रास्फीति 2021
तो 16 अगस्त 2021 को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय ने जुलाई 2021 के अनंतिम और मई 2021 के अंतिम के लिए भारत में थोक सूचकांकों के आंकड़ों को जारी किया। जुलाई 2020 की 0.25% की तुलना में जुलाई 2021 में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 11.16% रही। अनंतिम यह है, ठीक है। जुलाई 2021 में मुद्रास्फीति की उच्च दर का कारण मुख्य रूप से कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, विनिर्मित उत्पाद जैसे मूल धातुओं, खाद्य उत्पादों, वस्त्र, रसायन एवं रासायनिक उत्पाद आदि की कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि होना है। मई 2021 में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 13.11% अंतिम रूप से और जून 2021 में यह 12.07% अनंतिम थी। सोन चिरैया क्या है? शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों हेतु एकल ब्रांड। 13 अगस्त 2021 को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए सोन चिरैया एकल ब्रांड लोगो का शुभारंभ किया। विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 60 लाख सदस्यों के साथ 5.7 लाख से अधिक SHG बनाए गए हैं। उक्त SHG में से कई आजीविका गतिविधियों, हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौना आदि जैसी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न हैं, जिनके विपणन के लिए मंत्रालय ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी शीर्ष ई-कॉमर्स पोर्टलों से साझेदारी भी की है। इस साझेदारी में ई-कॉमर्स पोर्टल पर 25 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 5000 SHG सदस्यों के सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के 2000 से ज़्यादा उत्पादों को सफलतापूर्वक जगह प्राप्त हो चुकी है। सोन चिरैया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से पैक, हाथ से तैयार किए गए एथनिक उत्पाद बनाने वाले कई अन्य SHG सदस्यों की जुड़ने, वैश्विक स्तर के ग्राहकों तक पहुंच बनाने में सहायता प्राप्त होगी। भारतीय रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति वक्तव्य 2021-22। 6 अगस्त 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा मौद्रिक नीति वक्तव्य 2021-22 जारी की गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 की आर्थिक वृद्धि दर के अपने अनुमान को 9.5% पर बनाए रखा है, जिसे जून 2021 से पहले के अनुमान में 10.5% से घटाकर 9.5% कर दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 5.7% अनुमानित की है, जो कि जून 2021 में 5.1% थी। चल निधि समायोजन सुविधा LAF के तहत रेपो रेट को 4% पर स्थिर रखा गया है, जिसके फलस्वरूप LAF के तहत रिवर्स रेपो रेट भी पहले की तरह 3.35% पर ही रहेगी और सीमांत स्थायी सुविधा MSF दर एवं बैंक दर 4.25% पर अपरिवर्तित रखी गई है। क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI क्या है? तो 4 अगस्त 2021 को IHS मार्केट इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2021 में भारत का विनिर्माण एवं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिएगा कि अगला भाग क्या हम रखें, विज्ञान प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण रखें या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य रखें, क्योंकि सारे करवाने हैं। तो आप लोग जैसे जैसे डिमांड करते जाओगे, सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहेगी कमेंट बॉक्स में वही हम नेक्स्ट वाला करेंगे, ठीक है। इसी में से तो जुलाई कहाँ थे? IHS मार्केट इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2021 में भारत का विनिर्माण एवं सेवा क्रय प्रबंधन सूचकांक क्रमशः 55.3 विनिर्माण के लिए और सेवा के लिए 45.4 था, जबकि जून 2021 में यह क्रमशः 48.1 एवं 41.2 था। जुलाई 2021 में भारत का संयुक्त क्रय प्रबंधन सूचकांक 49.2 था, अर्थात सब मिलाकर, जबकि जून 2021 में 43.1 था। क्रय प्रबंधक सूचकांक की गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए अलग अलग और संयुक्त रूप से की जाती है। ध्यान रखिए, विनिर्माण सेवा है, इसमें कृषि नहीं है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र शामिल नहीं है इसमें, ये प्रश्न बन सकता है। क्रय प्रबंधक सूचकांक में 0 से 100 तक की संख्याएं अंकित की जाती हैं। इस सूचकांक में 50 से अधिक अंक अर्थव्यवस्था के विस्तार को दर्शाता है, जबकि 50 से कम अंक अर्थव्यवस्था के संकुचन को दर्शित करता है। ई-रूपी डिजिटल भुगतान समाधान 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-रूपी नामक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान समाधान को लॉन्च किया। इसका विकास भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से किया है। ई-रूपी डिजिटल पेमेंट के लिए एक नगद रहित और संपर्क रहित साधन है। यह एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित ई-वाउचर है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है।
फॉर्च्यून ग्लोबल 500 अगस्त 2021 में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा कुल राजस्व के आधार पर विश्व के 31 देशों की शीर्ष 500 कंपनियों की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 नामक रैंकिंग जारी की गई। वर्ष 2021 की रैंकिंग में शामिल सभी कंपनियों का कुल राजस्व 31.60 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि वर्ष 2020 की रैंकिंग में शामिल सभी कंपनियों के कुल राजस्व 33.3 ट्रिलियन डॉलर से 4.8% कम है। इस सूची में चीन, हांगकांग समेत की सर्वाधिक 135 कंपनियां, ध्यान रखेगा। ताइवान को अगर शामिल कर ले तो 143, संयुक्त राज्य अमेरिका की 122 और जापान की 53 कंपनियों को स्थान प्राप्त हुआ है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में इस वर्ष शीर्ष पर अमेरिका की वॉलमार्ट कंपनी रही, जो लगातार 8वें वर्ष शीर्ष पर बरकरार है। अगर 1995 में देखें तो 16वीं बार। इस सूची में दूसरे स्थान पर चीन की स्टेट ग्रिड कंपनी रही, वहीं तीसरे स्थान पर अमेरिका की अमेजॉन कंपनी है। इस सूची में भारत की 7 कंपनियों को स्थान प्राप्त हुआ और इस सूची में भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 59 स्थान से फिसल कर 155वें स्थान पर पहुँच गई है। तो ये लिस्ट है पूरी, ठीक है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की। भारतीय कंपनियों की सूची देख लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बाद जो राष्ट्रीयकृत कंपनी मतलब सरकारी कंपनी है, भारतीय स्टेट बैंक इसका नाम है। फिर सार्वजनिक क्षेत्र की है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IOC, ठीक है। ATL टिंकरप्रेन्योर, अटल टिंकरप्रेन्योर समर बूट कैम्प। तो 31 जुलाई 2021 से 1 अगस्त 2021 तक, ध्यान रखिएगा, डेट याद रखिएगा। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन द्वारा अपनी तरह के पहले 2 माह की अवधि के डिजिटल कौशल और एक विशिष्ट उद्यमिता प्रशिक्षण शिविर ATL टिंकरप्रेन्योर का आयोजन किया गया। देश भर में 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए तैयार किए गए इस ATL टिंकरप्रेन्योर, ध्यान रखिए, 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए है। 32 राज्यों और 298 जिलों के 9000 से अधिक प्रतिभागियों ने सहभागिता की। बोल्ड परियोजना क्या है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने राजस्थान के जैसलमेर जिले तनोत गांव में बोल्ड परियोजना के तहत बांस के 1000 पौधे लगाए। इससे पूर्व 5 जुलाई 2021 को खादी और ग्रामोद्योग द्वारा राजस्थान में जनजातियों की आय और बांस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उदयपुर के गांव निचला मांडवा से बोल्ड परियोजना की शुरुआत की गई, ठीक है। तो बोल्ड परियोजना याद रखिएगा, बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट, अर्थात शुष्क भूमि पर बांस मरु उद्यान, इसका फुल फॉर्म है बोल्ड का। यह पहल KVIC खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित खादी बांस महोत्सव का हिस्सा है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 23 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पर तीसरी वार्षिक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट को जुलाई 2019 से जून 2020 के दौरान किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आधार पर जारी किया गया है। अप्रैल 2017 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। कब? अप्रैल 2017 में। मई 2019 में प्रथम वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2017 से जून 2018 के लिए, दूसरी वार्षिक रिपोर्ट जून 2020 में जुलाई 2019 से जुलाई 2020 के लिए जारी की गई थी। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रतिवर्ष ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सामान्य स्थिति तथा वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दोनों में रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में महत्वपूर्ण रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों जैसे श्रम बल भागीदारी दर, कामगार जनसंख्या अनुपात, बेरोजगारी दर इत्यादि के अनुमान दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें श्रम बल भागीदारी, कामगार जनसंख्या अनुपात और बेरोजगारी दर 3 महत्वपूर्ण बातें आती हैं। तीसरी रिपोर्ट 2019-20 श्रम बल भागीदारी दर बढ़ करके कितनी हो गई है? 40.1% हो गई है, जो पिछले 2 वर्षों में क्रमशः 37.5% और 36.9% थी। तो कितनी हो गई? 40.1% हो गई है। कामगार जनसंख्या अनुपात 2017-18 में 34.7%, 2018-19 में 35.3%, 2019-20 में बढ़कर 38.2% हो गया। वर्ष 2019-20 में बेरोजगारी दर गिर करके 4.8% तक पहुंच गई, जो वर्ष 2018-19 में 5.8% थी और वर्ष 2017-18 में 6.1% थी। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। लगातार स्थिति बेहतर हुई है तीनों स्थितियों में। विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना PLI, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की।
कुल 13 क्षेत्रों में ये योजना लागू हो रही, ध्यान रखिएगा। इस योजना के लिए 6,322 करोड़ रुपए का बजटीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। योजना का क्रियान्वयन 5 वर्षीय अवधि में किया जाएगा, 2023 से 2027 की अवधि में। इस योजना में लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और विशेष इस्पात उत्पादन में 25 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता का सृजन होगा। उक्त योजना से 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार समेत 5,25,000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। विशेष इस्पात के लिए इस योजना का उद्देश्य वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके देश के अंदर विशेष इस्पात ग्रेड के उत्पादन को बढ़ावा देना है। विशेष इस्पात क्या है? तो एक मूल्यवर्धित इस्पात है जो सामान्य रूप से तैयार इस्पात को संशोधित करके बनाया जाता है। इसे सामान्य रूप से तैयार इस्पात को कोटिंग, प्लेटिंग और हीट ट्रीटिंग के माध्यम से उच्च मूल्यवर्धित इस्पात में परिवर्तित किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत भारत में पंजीकृत एक कंपनी जो चिन्हित विशेष इस्पात ग्रेड के इस्पात निर्माण में लगी हुई है, इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगी। आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना 19 जुलाई 2021 को भारतीय जीवन बीमा निगम ने स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए आरोग्य रक्षक नाम से एक बीमा योजना की शुरुआत की है। किसने? भारतीय जीवन बीमा निगम ने। इतनी बात याद रखिए। इस योजना के अंतर्गत यह गैर आबद्ध, गैर भागीदारी वाली नियमित प्रीमियम व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के माध्यम से बीमित व्यक्ति और उसके परिवार को चिकित्सा आपात स्थिति के तहत समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत प्रमुख बीमित व्यक्ति पति पत्नी, माता पिता की उम्र 18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु और बच्चे की उम्र 91 दिन से 20 वर्ष की होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। इस योजना का आच्छादन अवधि प्रमुख बीमित व्यक्ति पति पत्नी, माता पिता के लिए 80 वर्ष की आयु तक और बच्चों के लिए 25 वर्ष तक के लिए है। डेयरी निवेश उत्प्रेरक, इसमें इतना ही याद रखिएगा कि भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और उसे सुगम बनाने के उद्देश्य से अपने निवेश सुविधा प्रकोष्ठ के अंतर्गत डेयरी निवेश उत्प्रेरक DIA की स्थापना की है। डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा यहाँ से। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जिसका वैश्विक दुग्ध उत्पादन में कितना योगदान है? 23% का योगदान है। पिछले 5 वर्षों में देश के वार्षिक दुग्ध उत्पादन में 6.4% की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन आयल पाम, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में पाम आयल पर नए मिशन राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन आयल पाम को शुभारंभ की स्वीकृति प्रदान की। बागवानी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का द्वितीय अग्रिम अनुमान 2020-21 15 जुलाई 2021 को जारी हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार कुल बागवानी उत्पादन वर्ष 2019-20 में 320.47 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2020-21 में बढ़ा है, 329.86 मिलियन टन हो गया है। तो कितनी वृद्धि हुई है? 9.39 मिलियन टन की या 2.93% की वृद्धि हुई है। वहीं क्षेत्रफल देखें बागवानी फसलों का, तो पिछले वर्ष की तुलना में 26.48 मिलियन हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष 2020-21 में 27.23 मिलियन टन हेक्टेयर हो गया है। फलों के उत्पादन वृद्धि कितनी हुई? 0.68 मिलियन टन की वृद्धि हुई। सब्जियों के उत्पादन में 4.24% की वृद्धि हुई है। अब मेन बात आती है कि 5 प्रमुख बागवानी उत्पादक राज्य, तो बागवानी में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आंध्र प्रदेश, 5वां गुजरात। 5 प्रमुख फल उत्पादक, ध्यान रखिए फल उत्पादक कौन है? पहला आंध्र प्रदेश, फिर दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा गुजरात, 5वां मध्य प्रदेश। 5 प्रमुख सब्जी उत्पादक राज्य, तो अब देखिए सब्जी में फिर चेंज हो गया। जब उत्तर प्रदेश बजट में सब्जी को पहला बताया गया था, तो उत्तर प्रदेश बजट का जब जिक्र करेगा तो सब्जी में आप उत्तर प्रदेश को ही पहले स्थान पर रखोगे। लेकिन वैसे पूछेगा ताज़ा आंकड़ों में तो या बिना कोई आंकड़े का नाम लिए, तो वर्तमान में कौन हो गया है? पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर बिहार, फिर गुजरात। ठीक है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि हुई है, तो ध्यान रखिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को वर्तमान दर 17% से बढ़ाकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 11% बढ़ा दिया है, 17 से 28% कर दिया है। डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग
UN स्कैप इसको जारी करता है। इस रिपोर्ट को डायरेक्ट प्रश्न आएगा। प्रत्येक 2 वर्ष में ये सर्वेक्षण जारी होता है। वर्ष 2021 के संस्करण में 143 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वर्ष 2021 के सर्वेक्षण में भारत का समग्र अंक 90.32% था, जबकि वर्ष 2019 के सर्वेक्षण में भारत का मात्र 78.49 प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ था। इस बार बहुत ज़्यादा है भारत। ठीक है, तो भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है। अगर दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र और एशिया प्रशांत क्षेत्र को देखा जाए, भारत के समग्र अंकों को फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड आदि कई OECD देशों के मुकाबले अधिक पाया गया। अब देखिए, विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज डायरेक्ट पूछेगा कितने मतलब कि रुपए का विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज को स्वीकृति मिली है। 9800 करोड़ रुपए के 2021-22 से आगामी 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पशुधन क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए और पशुपालन क्षेत्र में काम कर रहे किसानों के लिए ये इसके तहत विभाग की सभी योजनाओं को एकीकृत कर 3 बड़ी श्रेणियों में बांटा जाएगा: विकास कार्यक्रम, रोग नियंत्रण कार्यक्रम और अवसंरचना विकास निधि में। ठीक है, खुदरा प्रत्यक्ष योजना किसके द्वारा शुरू की गई, डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इस योजना के तहत खुदरा निवेशकों को रिजर्व बैंक के साथ खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ड खाता खोलने और बनाए रखने की सुविधा होगी। रिजर्व बैंक ने योजना शुरू की है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। 23वां अंक इसका 1 जुलाई 2021 को जारी किया। ठीक है, एशियाई विकास आउटलुक ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ADOS ये एशियाई विकास बैंक जारी करता है। तो इस बार रिपोर्ट में क्या खास बात रही, विकासशील एशिया की GDP वृद्धि दर वर्ष 2021 में 7.2% अनुमानित है, जो कि अप्रैल 2021 में जारी एशियाई विकास आउटलुक 2021 में 7.3% अनुमानित थी। ठीक है, तो विकासशील एशिया की GDP वृद्धि कितनी रहे 2021 में अनुमानित है 7.2%। उक्त रिपोर्ट में वर्ष 2022 विकासशील एशिया की GDP वृद्धि दर 5.4% अनुमानित है, जो कि अप्रैल 2021 की रिपोर्ट में 5.3% थी। इसमें ये देखिएगा कि एशियाई विकास बैंक द्वारा GDP वृद्धि दर अनुमानित की गई है, जो भारत के लिए वर्ष 2021 के लिए 11% अनुमानित की गई थी, 2022 के लिए 7%। वहीं अब वर्ष 2021 के लिए 10% अनुमानित की गई है और 2022 के लिए 7.5%। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 पूछता है कौन जारी करता है, तो अंकटाड की महत्वपूर्ण रिपोर्ट है ये, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है, व्यापार और विकास पर। सतत प्रतिलाभ हेतु निवेश शीर्षक था इसका विश्व निवेश रिपोर्ट जो इस बार जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत विश्व का 5वां संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, हांगकांग और सिंगापुर के बाद सबसे बड़ा निवेश प्राप्तकर्ता देश बन गया। इस रिपोर्ट की एक और ख़ास बात रही, इसमें कहा गया कि एशिया के विकासशील देशों की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं जैसे चीन और भारत ने वर्ष 2020 में FDI में वृद्धि दर्ज की, बाकी देशों में संकुचन दर्ज किया गया। कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई। भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के सचिव डॉक्टर अनूप बधावन के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान कृषि निर्यात में वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा, ये वृद्धि निर्यात में 17.34% की वृद्धि के साथ 41.25 बिलियन डॉलर हो गया। तो ये पहले कितना था 2018-19 में 38.74 बिलियन डॉलर था, 2019-20 में 35.16 बिलियन डॉलर। वहीं अभी कितना हो गया 2020-21 में निर्यात 17.34% बढ़ करके 41.25% बिलियन डॉलर हो गया। इसमें जो खास बात है, भारतीय कृषि एवं संबद्ध उत्पादों के निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि इंडोनेशिया और फिर बांग्लादेश और नेपाल को किए गए निर्यात में हुई थी, सर्वाधिक वृद्धि। अल सल्वाडोर में बिटकॉइन को कानूनी मान्यता, विधिक मान्यता दी गई। तो 9 जून 2021 को मध्य अमेरिका के एक देश अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले द्वारा बिटकॉइन को वैधानिक प्रचलन की मुद्रा बनाने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव को वहां की संसद ने स्वीकृति प्रदान की। बिटकॉइन को वैधानिकता प्रदान करने वाला यह कानून 7 सितंबर 2021 को प्रभावी होगा। अल सल्वाडोर की अपनी कोई मुद्रा नहीं है और इस देश में संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा डॉलर को मान्यता प्रदान की गई है।
इसी के साथ बिटकॉइन को वैधानिक प्रचलन की मुद्रा बनाने वाला अल सल्वाडोर विश्व का पहला देश बन गया है। बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जिसे वर्ष 2009 में प्रस्तुत किया गया था। बिटकॉइन एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पर आधारित है और किसी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जाता है। खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 9 जून 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय कमेटी ने कृषि उपज की सरकारी खरीद सीजन 2020-21 के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की स्वीकृति प्रदान की। बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। सरकारी खरीद सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी आम बजट 2018-19 में उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी के निर्धारण की घोषणा के क्रम में की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों के लिए तार्किक रूप से उचित लाभ सुनिश्चित करना है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सबसे अधिक तिल अर्थात सेसामम 452 रुपये प्रति क्विंटल और उसके पश्चात तुअर अर्थात अरहर व उड़द में प्रत्येक में 300 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी में बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। तो धान का एमएसपी जो है 72 रुपये इसमें बढ़ा है, 1868 था 1940 हो गया है प्रति क्विंटल रुपये। ठीक है, धान का जो ग्रेड ए धान है 1888 से 1960 हो गया है, 72 रुपये इसमें बढ़ोतरी हुई है। अन्य में देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी 452 रुपये तिल में हुई है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य किसका है, तो ये है तिल का। ठीक है, तिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे ज़्यादा है 7,307 रुपये। इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 जून 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, कहाँ किया, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया। मलेशिया भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल का निर्यातक। जून 2021 में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मलेशिया इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए वर्ष 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल का निर्यातक बन गया। भारत में मलेशिया का पाम ऑयल निर्यात वर्ष 2020-21 के पहले 7 महीनों में 238% बढ़कर 2.42 मिलियन टन हो गया। उक्त अवधि में इंडोनेशिया द्वारा भारत को निर्यात पाम ऑयल 32% घटकर 2 मिलियन टन रह गया। विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा ये रिपोर्ट जारी होती है। पहली बात तो ये जान रखिए, रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक वैश्विक ऊर्जा निवेश वर्ष 2021 में वर्ष 2020 की तुलना में 10% बढ़कर के 1.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार नई बिजली उत्पादन क्षमता पर होने वाले कुल खर्च 530 बिलियन डॉलर का लगभग 70% अक्षय ऊर्जा पर खर्च किया जाएगा। यह अनुमान है इस रिपोर्ट का। वर्ष 2021 में वैश्विक विद्युत क्षेत्र निवेश में लगभग 5% और तेल एवं गैस में लगभग 10% निवेश बढ़ने का अनुमान है। वर्ष 2021 में लास्ट लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, वैश्विक ऊर्जा का मांग 4.6% बढ़ने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को वर्ष 1974 में पेरिस फ्रांस में स्थापित किया गया था। यह एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक वर्तमान में डॉक्टर फाती बिरोल तुर्की के हैं, रहने वाले ये हैं। यह एजेंसी मुख्य रूप से ऊर्जा नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण आदि शामिल हैं। शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। 28 मई 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसके पश्चात यह बैंक 31 मई 2021 के बाद कोई भी वित्तीय कारोबार नहीं कर सकेगा। आरबीआई द्वारा बैंक का लाइसेंस रद्द करने का कारण क्या रहा? बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं थी। बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल था। बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ था। यह बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल था। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में खोला गया। ध्यान रखिएगा, बार बार ये प्रश्न मैंने आपको बताया है। कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का उद्देश्य महाराष्ट्र के कृषि एवं खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना, वैश्विक मानकों का पालन करना है। यह सुविधा केंद्र कृषि क्षेत्र में निर्यातकों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा। यह केंद्र एक नॉलेज बैंक की भी विकसित करेगा, जहां पर कृषि निर्यात से संबंधित पहलुओं पर जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। आईडीबीआई बैंक में रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण कर दिया गया है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा IDBI बैंक लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश के साथ साथ प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को भी मंजूरी प्रदान की गई। वर्तमान में इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 45.48% तथा LIC की हिस्सेदारी 49.24% है। डी अमोनियम फास्फेट उर्वरक पर सब्सिडी में वृद्धि की गई है। तो मई 2021 में सरकार द्वारा किसानों के लिए बिक्री मूल्य को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने के लिए डी अमोनियम फास्फेट DAP उर्वरक पर सब्सिडी में 140% तक बढ़ोतरी कर दी गई है, ध्यान रखिएगा। कुछ महीनों में DAP और इसके कच्चे माल जैसे फास्फोरिक एसिड, अमोनिया, सल्फर की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में 60 से 70% की वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से उनकी घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ा है। भारत में यूरिया के बाद डी अमोनियम फास्फेट का सबसे अधिक प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, दूसरे नंबर पे, ठीक है। वैश्विक धन प्रेषण रिपोर्ट विश्व बैंक ने जारी किया था मई 2021 में। नवीनतम संस्करण के अनुसार निम्न और मध्यम आय वाले देशों में धन प्रेषण प्रवाह वर्ष 2020 में $540 बिलियन था, जो वर्ष 2019 के कुल $548 बिलियन से सिर्फ 1.6% कम है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में भारत प्रेषित धन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है, जिसने प्रेषित धन के रूप में $83 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्राप्त किया, जो वर्ष 2019 में $83.3 बिलियन की तुलना में केवल 0.2% कम है। यह कमी संयुक्त अरब अमीरात से प्रेषित धन में 70% की कमी के कारण हुई है। ये सभी याद रखिएगा, लेकिन भारत सबसे बड़ा प्राप्त करता है विदेशों से जो धन आता है, ध्यान रखिएगा। वैश्विक धन प्रवाह प्राप्त करने में अंतर प्रवाह में चीन दूसरे स्थान पर रहा 59.5 बिलियन डॉलर के साथ। धन प्रेषण अंतर्वाह के संदर्भ में भारत और चीन के बाद मैक्सिको, फिलीपींस, मिस्र, पाकिस्तान, फ्रांस तथा बांग्लादेश का स्थान रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेषित धन का उत्प्रवाह सर्वाधिक रहा। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा चीन का स्थान रहा। तो ये था आर्थिक परिदृश्य। इसका भी PDF मैं जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे दे रहा हूँ, आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को विश्व का भूगोल का वीडियो और PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। अभी दोपहर मैंने आपको दिया था अंतर्व्यक्तिक कौशल CSAT का कंप्लीट वाला। इससे पहले मैंने 4-5 प्रश्न जो पूछे आते हैं माध्यमातिका बहुलक का, वो वीडियो दिया है। प्लेलिस्ट CSAT की अलग से बना दी है, CSAT के वीडियोज़ उसमें रहेंगे, देख लीजिएगा।